देखो, थर्ड चैप्टर तुम लोगों का है, जज का फैसला। तो मतलब यहाँ पे कोई एक जज है। तो जैसा कि होता है, जज का काम होता है फैसला, मतलब कि डिसीजन देना। लेकिन यहाँ के जो जज हैं वो रिटायर हो चुके हैं। और यहाँ पे कुछ आएगा जहाँ भी वो अपना फैसला देते हैं, तो कैसे क्या शुरू होता है ये। सवेरा होने पर हमारे सेकंड क्लास के डब्बे में काफी यात्री आ गए थे, मतलब कि सेकंड क्लास स्लीपर कोई ट्रेन थी जिसमें ये लोग ट्रैवल कर रहे थे। वहां पर सुबह में काफी लोग आ गए। जब गाड़ी स्टेशन से निकली तो वे सब मौन थे, मतलब सब चुपचाप थे जब गाड़ी चलनी स्टार्ट हुई, मतलब कि ट्रेन। परंतु मार्ग में न जाने किस किस सूत्र से होकर उन सब में वार्तालाप आरंभ हो गया। और जैसा कि होता है, हम लोग भी जब ट्रेन में ना मतलब एंट्री करते हैं ना, तो उस वक्त सब अपनी अपनी जगह बैठे होते हैं। काफी देर के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के ना सबकी डिस्कशन स्टार्ट होती है। आप कहाँ से आए हो, कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये सब। बिहटा स्टेशन गुजर जाने पर सहसा एक प्रौढ़ सज्जन, जिनकी सघन श्वेत भौवें चमकीले नैनों पर छज्जे की तरह छा रही। मतलब एक स्टेशन आता है, वहां से गुजरने के बाद एक ना मतलब वृद्ध इंसान आता है, मतलब बूढ़ा आदमी। और उसकी ना आईब्रोज जो थी काफी वाइट हो चुकी थी, और इतनी ज्यादा मतलब हेयर्स थे उस आईब्रोज में कि ऐसा लग रहा था कि उसके आंखों के ऊपर ना एक शेल्फ है। बोले, यहाँ पर एक बार बहुत भयंकर दुर्घटना हो गई थी। वो बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंसिडेंट हुई थी। रेल यात्रा के इतिहास में कई कारणों से अभूतपूर्व रहेगी। उसमें 100 से ऊपर भी यात्रियों की जान गई थी, उससे भी कुछ अधिक यात्री घायल हुए। मतलब बोलते हैं कि ये स्टेशन ऐसा है ना, यहाँ की मतलब कई स्टोरीज हैं जिसको लेकर के कहा जाता है कि जब वो इंसिडेंट हुई थी तो 100 लोग उसमें मर गए थे, और उससे भी ज्यादा घायल हुए थे, मतलब इंजर्ड हुए थे। इस पर नदी की तरह चर्चा ने अपना मार्ग बिल्कुल बदल दिया। मतलब ये एक मैटर स्टार्ट क्या हुआ, अब बातचीत का सिलसिला ही शुरू हो गया। जितने भी पैसेंजर्स थे सब अपनी जो भी, किसी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, किसी के पास कम थी, सब उस बोलते चले गए। यद्यपि हम में से कोई भी यात्री उस दुर्घटना का साक्षी नहीं था। मतलब किसी ने भी लाइव दुर्घटना नहीं देखी थी, बस सब सुनी सुनाई और न्यूज की बातें बता रहे थे। तो भी कुछ लोगों ने दूसरी की दुर्घटनाओं को देखा था, उनका वर्णन करते करते वे ऐसे सहम रहे थे जैसे वे दुर्घटनाएं अभी घट रही। मतलब कुछ लोग ना, मतलब जैसे बोला जाता है ना, स्किट का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को ना एज सेम अपने एक्ट से लोगों को दिखाओ। तो यहाँ पे जो लोग जिस सारी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे, वो ऐसे बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो लोग ना अभी अभी उस इंसिडेंट को फील करके आ रहे हैं, उसे भी आंख से देख करके आ रहे हैं। इतना ज्यादा डर के बता रहे थे। एक स्वस्थ और लंबे तगड़े युवक ने जब दो आप बीती रोमांचकारी घटनाएं सुनाई, तो हम सब थे से उसे देखते रह गए। मतलब एक काफी लंबा चौड़ा आदमी था उसमें, और वो इतने इंटरेस्ट के साथ काफी इंटरेस्टिंग वे में ना बता रहा था स्टोरी को। सब लोग उसे देख रहे थे। वो लड़का था इंजीनियर। एक बार वह चलती ट्रेन के नीचे आ गया था, यद्यपि उसका शरीर जख्मों से भर गया था, तो भी उसके प्राण बच गए। मतलब सोचो, चलती ट्रेन के नीचे वो लड़का खुद आ चुका था, उसे काफी सारी चोटें आई थी, लेकिन जिंदा बच गया था। इसीलिए वो इतने इंटरेस्ट के साथ वो स्टोरी बता रहा था। कैसे बच गए वो स्वयं भी नहीं जानता। मतलब कैसे वो बच गया ये उसे भी नहीं पता। बस उसे यही याद था कि वो ट्रेन के नीचे गिर गया था। जब वो गिरा तो उसने पाया कि गाड़ी स्टेशन में प्रवेश कर रही है, उसकी गति निरंतर धीमी हो चल रही है। उसने डिब्बे में चढ़ने वाली पैडी को कसकर पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उसे स्मरण है। मतलब उसे इतना याद था कि जैसे ही वो गिरा था ना, तो गाड़ी जैसा होता है ना प्लेटफॉर्म पर आने वाली होती है, तो धीरे धीरे स्पीड कम हो रही थी। उसने क्या किया था कि जो हमारा स्टेयर होता है ना, मतलब कोच में जाने के लिए, वो उसने कस के पकड़ रखा था। लेकिन दूसरी घटना, मतलब वो, ये एक इंसिडेंट थी। दूसरी किसी इंसिडेंट के बारे में बता रहा था जो काफी डेंजरस थी। पौड़ी गढ़वाल से कोटद्वार लौटते समय उसकी बस 250 फुट नीचे खड्डे में जा गिर पड़ी। माय गॉड। मतलब वैली में जा गिरी उसकी बस, 250 फीट, 250। 10 व्यक्ति वहीं मर गए और 5 अस्पताल में पहुंचकर चल बसे। मतलब टोटल 15 लोग मर गए। लेकिन ये आदमी कुछ मतलब जख्मों के साथ, जो हर्ट उसे हुआ था उसके साथ बच गया। कैसे बच गया, यह पूछने पर वो इतना ही बताता था, बस बच गया। और इसीलिए मैं आप सबके सामने बैठा हूं, वरना इस दुनिया में नहीं होता।
युवक की कहानी सुनकर हम सबको रोमांच हुआ है। हमने उसे बहुत बहुत बधाई दी, पर उसने शरारत से मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, मैंने मौत को ही नहीं छकाया, बीमा कंपनी से हर जाने के रुपए भी वसूल लिए। देखो, उसने कहा कि देखिए, लोग उसकी बात सुन के काफी ना मतलब इंटरेस्ट ले रहे थे, और बाकी लोग उसे ना मतलब ना बधाई भी दे रहे थे कि भाई तुम बच निकले इतनी सारी इंसिडेंट के बाद भी। और उसने मुस्कुरा करके कहा, अरे दोस्तों, सिर्फ मैं बचा ही नहीं, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस के पैसे भी ले लिए हैं उन लोगों से। सब लोग हंसने लगे। इस पर सब हंसने लगे और एक बार फिर सब शांत हुआ। तो दुर्घटना की चर्चा शुरू करने वाले जो बूढ़े आदमी ने सबसे पहले शुरू किया था, जो सेवानिवृत्त जज थे, मतलब वही इंसान रिटायर्ड जज थे। अपने इंजीनियर मित्र की तरह मौत को छकाने का अवसर तो मुझे नहीं मिला, पर हाँ, इस दुर्घटना से संबंधित एक विचित्र मामले का न्याय मैंने अवश्य किया। देखो, अब बोला जाता है, वो बोलते हैं कि मैं इस लड़के की तरह मौत को मैंने मात तो नहीं दी, लेकिन हाँ, मैंने इससे पहले मैंने ऐसे ही किसी मतलब इंसिडेंट के मामले में मैंने एक न्याय दिया था, मतलब एक जजमेंट दी थी। एक मित्र बोल उठे, आपका मतलब बेटा रेल दुर्घटना से है? मतलब कोई एक और रेल का इंसिडेंट था जो बाकी लोग भी जानते थे। लोग पूछा कि वैसा कोई जजमेंट क्या? इसने बोला, हाँ जी हाँ। फिर उसने बोला कि शायद इसमें कुछ षड्यंत्रकारियों का हाथ था, मतलब कुछ गेम प्लानर लोग थे इसके पीछे जिन्होंने ये सब कुछ किया था। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए सैकड़ों निर्दोष व्यक्तियों की जान लेना ना आजकल एक फैशन हो गई। ये बात तो सही है कि लोग पॉलिटिक्स में ना मतलब पोस्ट लेने के लिए, वो कुर्सी हासिल करने के लिए न जाने कितने ऐसे बेकसूर लोगों को जान से मार देते हैं। और ये आजकल का फैशन हो गया ना डेज का। जज महोदय ने निहायत गंभीरता से गर्दन हिलाकर कहा, मित्रों, उस मामले का संबंध न तो किसी प्रकार की राजनीति से है, न दुर्घटना के कारणों से है। लोग जो बोल रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टी वाले इस तरह की हरकतें करते, जज ने कहा कि नहीं, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का तो कुछ भी नहीं था, और ना ही किसी इंसिडेंट के पीछे भी कुछ रीजन था। तो सबने पूछा, तो आखिर हुआ कैसे? उसने बोला, जज ने बोला कि उसका संबंध मानव चरित्र से है, मतलब ह्यूमन कैरेक्टर। इस पर इंजीनियर ने मतलब कुछ प्रिडिक्शन किया और बोला, ऐसे अवसरों पर कुछ शरारती लोग अपना उल्लू सीधा करने से नहीं चूकते। जब भले यात्रा भयातुर हो, इधर उधर भागते हैं, तो एक दुस्साहसी सहायता करने की बात कहकर उन्हें लूट ले जाते। देखो, कहने का मतलब उस इंजीनियर ने प्रेडिक्शन किया कि हाँ, जब रास्ता काफी भयंकर होता है ना, और थोड़ा कुछ अजीब एरियाज में से मतलब रूरल काइंड ऑफ एरियाज में से जाता है, कुछ जगहों के बारे में आपको होता है कि नहीं, यहाँ पे ना मतलब गुंडे बदमाश ट्रेन के अंदर आ जाते हैं, इस तरह की मारपीट होती है। तो यहाँ पर कुछ अच्छे भले लोग भी उसमें घुस करके और जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं और कहते हैं कि अरे, बाहर का लोग आया था, लूट के लेके चला गया। क्योंकि लोगों को पता होता है कि इस एरिया के बारे में लोग पहले से ही डरे हुए हैं, तो इजीली कुछ हो जाएगा। तब तक किसी तीसरे आदमी ने कहा कि हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वे लोग घायलों और मुर्दों तक की जेब कतरने से नहीं चूकते। ये भी बात सही है। उस तरह के लोग मतलब जो लोगों को लूटने के मकसद से आते हैं, वो मरे हुए लोग को भी नहीं छोड़ते। मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर उनका बस चले तो मरे हुए लोग के पॉकेट भी चेक करने लगे कि कुछ रखा है क्या। इसके बाद चौथे, पांचवे, छठे और सातवें अर्थात डिब्बे के हर यात्री ने अपनी उर्वर कल्पना शक्ति का प्रयोग किया। मतलब जितने भी लोग थे सब ना कुछ इमेजिन कर करके सोचने लगे, लेकिन जज साहब जो थे वो सिर्फ सिर हिला हिला करके उस सबको गलत साबित कर दिया। मतलब कहा कि ऐसा कुछ। आखिर जज सबके अनुमानों का खजाना खाली हो गया तो जज साहब ने कहना शुरू किया, उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में जो यात्री सफर कर रहे थे, मतलब अब जब सब लोगों का कहानी खत्म हो गया, तो जज साहब ने कुछ बताना शुरू किया कि देखो भाई, हुआ ये था, उस रात को जो
ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनमें एक महिला भी थी, मतलब लेडी थी, काफी सुंदर थी वो लेडी। उस महिला के विवाह को यद्यपि 5 वर्ष बीत चुके थे, मतलब 5 years, तो भी वह नवविवाहित दुल्हन की तरह लगती थी, मतलब काफी यंग दिखती थी। लगता था जैसे अभी अभी शादी हुई। उसी तरह मोहिनी और लजीली, उसके लंबे पतले नील नयन, पतले नासापुट, कोमल मुख, किंचित नीले भूरे सघन केश देखकर भूख मिटती। मतलब कोई भी उसको देखकर अट्रैक्ट हो सकता था। वे प्राचीन काल की उन सुंदरियों में से थी जिनके देखने मात्र से तिलक पुष्प कुसुमित हुआ था, और जब वे मृदु मंद गति से मुस्कुराती तो चंपा के फूल विहस उठते। देखो, मतलब वो इतनी खूबसूरत थी जिसके देखने से ही मतलब ऐसा लगता है कि फूल भी खिल जाता है, और जब वो हंसती तो ऐसा लगता है कि कोई फूल हंस रहा है। इन 5 वर्षों ने उनके व्यवहार में जो कुछ अंतर डाला था वह यही था कि अब वे कुछ नटखट भी हो चली, लेकिन इसके कारण वे अपने पति को और भी प्रिय हो गई थी। उनके पति इस ट्रेन में उनके साथ थे। मतलब कुछ चेंजेस उसके व्यवहार में आए थे, मतलब काफी, जैसे बोलते हैं ना हम लोग की काफी हलचल वाली है, काफी एक्टिव है, काफी हंसती है। और उसका पति भी उसके साथ उसी ट्रेन में था। वे इंटर क्लास में थे और सहयात्री ने उनके लिए पूरा बर्थ छोड़ दिया था। मतलब उनके साथ जो भी मतलब पैसेंजर्स थे उन सब ने उन दोनों के लिए पूरा बर्थ दे दिया था। थे तो वो लोग साथ में ही बैठने वाले, लेकिन उसने बोला आप दोनों बैठ जाओ, हम लोग बाकी इधर बैठ जाए। क्योंकि इनमें से बहुतों को यह गलतफहमी हो गई थी कि वे अभी अभी विवाह करके लौट, मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि वे अभी अभी शादी करके आ रहे हैं, तो उन दोनों को प्राइवेसी देनी चाहिए बाकी जो पैसेंजर्स थे। उनको जिंदगी एक रंगीन पैमाने की तरह थी जो केवल उन्हीं को नहीं महका रही थी बल्कि आसपास वालों को भी खुशबू से तर कर रही। वे प्यार के उन क्षणों को जी रहे थे जिनकी याद बहुतों के जीवन का संबल होती है, और गाड़ी उड़ी जा रही थी, लड़खड़ाती, चिल्लाती, धुआं उगलती और अंधकार की छाती में प्रकाश का छुरा भोगती। मतलब देखो, उन दोनों को देख करके बाकी जो पैसेंजर्स थे वो भी ना अपने शादी के दिन याद करने लगी कि अरे हमारी भी कभी शादी हुई थी, हम भी ऐसे नई नई हमारी शादी हुई थी, हम भी कहीं घूमने जाते थे। तो लोग अपने टाइम को भी याद करने लगे उन दोनों को देख करके। छुरे की उपमा देने पर कुछ यात्री चौके पर। कथा सुध की उत्सुकता ने उन्हें मौन ही रखा, और जज साहब एक क्षण बाहर झांक फिर बोलने लगे। उन्होंने जब अपनी कोहिनी खिड़की के पुष्प पर टिका ली, उनके मोटे ओठ कुछ इस तरह ऐठने लगे जिस तरह हमला करने से पूर्व मेढक खाने वाला सांप ऐठता। उसके दांत तो होते हैं पर उनमें नहीं होता। मतलब देखो, वो एक तो बूढ़े थे ना, काफी बूढ़े थे, तो वो जब बोलते थे तो ओठे उनकी ना काफी अजीब टाइप से ना, लगता था जैसे फोल्ड हो करके बोलते। उन्होंने कहा रात हो गई, रेलगाड़ी पूरी गति से दौड़ रही। सभी लोगों को नींद आने लगी, सब लोग नैप ले रहे थे, पर दंपति अब भी जाग रहा था, उनकी बातें चल रही। मतलब वो दोनों हस्बैंड वाइफ अभी भी बात कर रहे। लेकिन कुछ भी हो, समय की शक्ति को किसने था, मतलब रात हो गया था, इन दोनों को भी नींद आ गई और ये लोग भी नैप ले रहे। वे मरमर ध्वनि में फुसफुसाने लगे, तभी अचानक झटका लगा, वे बुरी तरह हिल गए। गाड़ी जैसे लड़खड़ाई, सरकछू सरकछू का अनवरत उठने वाला शब्द कहीं टकराकर भयंकर वेग से चीखा। जैसे उस क्षण समय और गति में संघर्ष छिड़ गया। मतलब ये लोग नैप लेने ही वाले थे, तभी कुछ आवाज हुई और कुछ चीखने की भी आवाज आने लगी। भीषण गड़गड़ाहट के साथ सब कुछ उथल पुथल होने लगा। यात्री नींद में चीखे और जागने से पूर्व गिर पड़े। देखते देखते समूचा वातावरण रौरव आर्तनाद और मौन भेदी कराह से भर उठा। मतलब ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। अंधकार ने उसकी भीषणता को और भी बढ़ा दिया। पूरा अंधेरा हो गया, लोग इधर से उधर गिरने लगे, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। उस दंपति ने गिरते गिरते अंतिम बार एक दूसरे को और पुकारा, और फिर प्रलयकाली कारी गड़गड़ाहट में खो गए। एक दूसरे को दोनों हस्बैंड वाइफ भी बुला रहे थे, पुकार थे, कोई किसी को देख नहीं पा रहा था, इतना अंधेरा हो गया था। हम यात्रियों को लगा जैसे वो दुर्घटना भी घट रही। हमारे हृदय कड़ा उठे धक धक, लेकिन सौभाग्य से तब दिन का उजाला था। मतलब जब वो जज साहब कहानी सुना रहे थे उस वक्त दिन थी, लेकिन इन लोगों को भी डर लग रहा था सुन करके। इंजीनियर ने साहस करके पूछा, तो गाड़ी पटरी से उतर गई और दोनों मारे गए? इंजीनियर ने पूछा, तो आपको क्या लगता है वो दोनों हस्बैंड वाइफ मारे गए? जज ने कहा कि मैंने अभी कहा था ना, उस घटना में 100 से ऊपर मारे गए।
पर वे दोनों उनमें नहीं थे। तो उसने पूछा क्या? इंजीनियर ने चकित होकर पूछा, क्या वे बच गए? जज साहब बोले, जी हाँ, बच गए। पति महोदय के शरीर पर काफी घाव आए, पर सभी आश्चर्यजनक रूप से साधारण। दूसरी ओर उनके रूप सी पत्नी के घाव एक से एक बढ़कर असाधारण। मतलब उसकी वाइफ, मतलब उसके पति को थोड़ी मोड़ी मतलब चोटें थी सब जगह, लेकिन उसकी पत्नी पर जितनी चोटें आई थी उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, इतनी ज्यादा चोटें। उसके दाहिने पैर की हड्डी टूट गई, मतलब राइट लेग की। मुख पर दाहिनी ओर सिर से लेकर ठोड़ी तक यानी कि बड़ी दरार सी पड़ गई है। मतलब इधर से लेकर इधर तक पूरे उसके चेहरे पर जैसा लग रहा था जैसे फट गया है। इस दुर्घटना के 2 बरस बाद जब पति महोदय को उठने बैठने की आज्ञा मिली तो सबसे पहले उसने कहा, पत्नी को देखना चाहूंगा। उसे पता चल गया था कि उसकी पत्नी जीवित है लेकिन अस्पताल में है। लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया, मृत्यु तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए, उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। पति ने पूछा, वो होश में तो है? उसने कहा, हाँ, अब उन्हें होश आ गया है। पति ने कहा, मुझे वहां ले चलो, मैं उसे देखना चाहता हूँ, वह मेरी वेदांत मतलब मेरी पत्नी है। जानता हूं मैं, डॉक्टर ने यथाशक्ति अपने को संयत रखा और कहा, यह भी जानता हूं कि वे अच्छी हो जाएंगी, पर क्या? पति ने पूछा, पर क्या? उसने चीख कर पूछा, क्या उसके अधिक चोट लगी है? डॉक्टर ने कहा, यही समझ लीजिए, लेकिन ठीक हो जाएंगी, अवश्य ठीक हो जाएगी। यह सुनते ही उसका बांध टूट गया और वह सिसकियां भरने लगा, मतलब रोने लगा। डॉक्टर ने उसे हर तरह से मतलब सांत्वना दे रहा था, लेकिन पति जो था शांत नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अभी कई दिन तक उसके चेहरे की पट्टी नहीं खुल सकती, आप देखकर क्या करेंगे? पति आंसुओं में भरभरा था, डॉक्टर, मैं उसका चेहरा नहीं, उसे देखना चाहता हूँ, मुझे दिखाओ। और फिर वो रोने लगा, बार बार अपनी पत्नी का नाम लेने लगा। डॉक्टर आखिर इंसान ही था ना, ह्यूमन बीइंग था, उसके सीने में भी दिल था। उसने कोशिश करके उसका तबादला उसी अस्पताल में करवा दिया जहां उसकी पत्नी थी। मतलब उसने उसका ट्रांसफर भी उसी हॉस्पिटल में करा दिया जहां उसकी पत्नी थी। कंडीशन सिर्फ ये था कि वो सिर्फ अपनी पत्नी को देखेगा, बोलेगा नहीं, क्योंकि उसकी पत्नी को बताया गया था कि उसका पति अभी उठने लायक नहीं है। और इवन उसकी पत्नी भी अपने पति के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उस लेडी को भी बताया गया था कि तुम्हारा पति अभी उठ नहीं सकता है। आप अब आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जब उसने अपनी घायल पत्नी को देखा होगा तो उसकी क्या दशा हुई होगी। उसका हृदय भयंकर तूफान की तरह दौड़ने लगा। वह रह रह कर वात पित्त रोगी की तरह कांप उठता, मतलब शिवरिंग स्टार्ट हो जाती उसकी बॉडी में। उसने देखा उसकी आंखों के आगे धुआं सा उठा, पत्नी का एक पैर काट दिया गया है, पूरे सिर और मुंह पर पट्टियां बंधी है, मतलब कहने के लिए सिर्फ वो जिंदा थी, वह देख नहीं सकती। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, बहुत धीरे धीरे। दरवाजे से उसके पलंग तक के कुछ गजों के फासले को पूरा करने में उसे पूरा युग लग गया। मतलब वो दरवाजे से लेकर उसके बेड तक पहुंचने में उसे ऐसा लग रहा था जैसे कई साल लग गए हैं। एक युग लंबे जितने क्षण तक वह खड़ा रहा, फिर पुकारना चाहा, विमल। विमल उसकी पत्नी का नाम था, लेकिन वो पुकार नहीं सका। उसे एकाएक चक्कर आ गया और वो वहीं गिर पड़ा। लोगों ने धीरे से उसे वहां से हटा दिया। उसकी पत्नी कुछ नहीं जानती थी, कुछ जान भी नहीं सकी। होश में आने के बाद वह रह रह कर फुसफुसा उठती, उन्हें उन्हें बुला दो, उन्हें बुला दो, वे कहाँ हैं? पर उसका स्वर बड़ा क्षीण था, संघर्ष प्राय गतिहीन। अगले दिन उसके पति ने, जो एक ही रात में बूढ़ा हो गया था, बड़े डॉक्टर से पूछा, क्या मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी? मुझे साफ साफ बता दो। अब जब उसे होश आया, उसने डॉक्टर से सीधे पूछा, तुम बताओ कि मेरी पत्नी ठीक होगी या नहीं? बस एक ही जवाब मुझे चाहिए।
डॉक्टर ने कहा कि देखो मिस्टर, आपकी पत्नी जिंदा तो रहेंगी, एक पैर नहीं है, एक आंख भी जाएगी, और इवन मुंह भी कुछ टेढ़ा हो जाएगा। मुंह भी कुछ टेढ़ा हो जाएगा, वो अजीब सा साउंड किया। मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर, बहुत अफसोस है। 4 दिन पूर्व आपकी पत्नी अपूर्व सुंदरी रही होंगी, पर अब आपको सब्र करना चाहिए। उसने बोला कि 4 दिन पहले आपकी पत्नी काफी सुंदर थी, लेकिन अब आपको पेशेंस रखना होगा। डॉक्टर चला गया। वह आंखें फाड़े उसे जाता देखता रहा। बोला, अपूर्व सुंदरी, सब्र, टेढ़ा मुंह, एक पैर एक आंख, अपूर्व सुंदरी। घंटों तक यही सब वो सोचता रहा। वह बार बार मंदोमत की तरह हंसा, बड़बड़ाया, अपूर्व सुंदरी, और फिर रोने लगा। डॉक्टरों के लिए एक प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने सलाह करके उसे अस्पताल से मुक्त करने का निश्चय किया, मतलब डिस्चार्ज करने का सोचा। जब बड़े डॉक्टर जब यह डिसीजन सुनाने के लिए उसके पास आए, तब वो खुश होने की जगह बिल्कुल शांत था। उसने इस डिसीजन का वेलकम किया। केवल जाने से पूर्व एक बार पत्नी को देखने की इच्छा, मतलब उसके पति को डिस्चार्ज किया जा रहा था, तो उसने कहा कि मुझे एक बार अपनी पत्नी को देख रहा है। और इस बार वो पत्नी के पास पहुंचा तो ना तो उसका दिल कांपा हो गया, इसके विपरीत वो दृढ़ता से उसके पास, बिल्कुल इस बार वो गया तो काफी अच्छे से खड़ा रहा उसके। फिर उसने अपना हाथ उठाया था कि नर्स ने मना किया, वह रुक गया। पर दूसरे ही क्षण उसने फिर हाथ उठाया, फिर गिरा लिया। पर तीसरी बार उसने दोनों हाथ उठाए। नर्स ने उसे रुकने का इशारा किया, इस बार नहीं रुका, बल्कि तेजी से आगे झपटा, और उसके दोनों हाथ घायल पत्नी के गले पर जम गए। मतलब उसके गले पर, नेक पर, मतलब वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। क्षण भर में उस कमरे की दुनिया पलट गई। नर्सों का पागलों की तरह चिल्लाते हुए भागना, दांत बीच कर शैतानी शक्ति से गला दबोचना, पत्नी की भयानक चीख, और उसके बाद उसकी पत्नी चीख रही है और वो उसी गले से उसे खत्म कर देता है। उसके बाद उसने मृत पत्नी का एक सुदीर्घ क्षण तक चुंबन किया। मतलब जब उसकी पत्नी मर गई तो उसने एक किस किया, और फिर पसीने से तर हाँफते हुए अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों के भीड़ से कहा, अब मैं कहीं भी चलने को तैयार हूँ। क्योंकि उसे मार दिया, क्योंकि उसे पता था कि वैसे भी मैंने मारा है तो अब मैं जेल जाऊंगा, इसलिए वो कहता है कि मुझे कहीं भी ले चलो, मैं रेडी हूँ। यहाँ आकर जज महोदय चुप हो गए। उनका भारी मुख आंसू और पसीने से तर था, पर हम सब जैसे एक दुःस्वप्न से जागे हो, मतलब एक बुरा सपना देख रहे हो, ऐसा बाकी पैसेंजर्स को सुन के लग रहा था। सबके हृदय कांप रहे थे और गाड़ी स्टेशन में प्रवेश कर रही थी। इस बार भी इंजीनियर ने साहस किया। एक सुदीर्घ निवास विश्वास छोड़कर उसने कहा, तो यह मामला था जिसका आपको फैसला करना पड़ा। और जी जज ने कहा, जी हाँ। जज धीरे से उठा, क्योंकि उनका स्टेशन आ गया था, उन्हें यहीं उतरना था। हाँ। और एक जो सज्जन था उसी ट्रेन में, उसने बोला कि जिनकी आंखें आंसुओं से भरी थी, बोले, निस्संदेह आपने उसे मुक्त कर दिया होगा, क्योंकि वह मतलब एक जो पैसेंजर था उसने जज से कहा, और मुझे लगता है कि आपने उसे छोड़ दिया होगा, आपने ऐसा ही जज का फैसला सुनाया होगा, मतलब कि उसके पति को जेल में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह उसने मजबूरी में किया था, वो इंसान बोलना चाहता। मतलब उसका कहना था कि पत्नी जो ठीक से देख नहीं सकती, चल नहीं सकती, उसका मुंह, वो खुद भी उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जब वो अपना चेहरा देखेगी। तो इसीलिए वैसी जिंदगी से बेहतर है कि उसे मौत के मुंह डाल दो। परंतु वह आगे बोल नहीं सका, उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। जज ने उसे देखा, कहा, अगर आप उस मुकदमे में जुड़ी होते तो क्या करते? जज ने कहा कि आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं, आप लोग अगर वैसी जगह होते तो क्या करते? निस्संदेह छोड़ देते। हम सब एक साथ बोल उठे,
जज के मुख पर एक स्माइल आ गई। बोले, उस दिन की जूरी ने भी यही कहा था, पर मित्रों, मैं उसके साथ अन्याय नहीं कर सका। मैं जानता हूं मैंने बहुत से मुकदमों में अन्याय किया है, पर इस फैसले पर मुझे सदा गर्व रहेगा। मैंने उसे फांसी की सजा दी। हम सब चीखे, फांसी क्यों? नीचे उतरते हुए जज ने इतना और कहा, उसे जीवित रखना उसकी पवित्र भावना का अपमान होता। और फिर वे मुसाफिरों की भीड़ में खो गए। मतलब कि देखो, जज ने कहा कि अगर मैं उसे फांसी की सजा नहीं देता तो उसे लगता कि उसने जो गलती की उसकी सजा उसे नहीं मिली, और फिर उसे भी पता था कि मैंने गलती की है, लेकिन मेरा हृदय अपनी पत्नी को उस दुख से मुक्ति दिलाना था जो उस दुख को सहन नहीं कर पाती। लेकिन मैंने किसी जान को मारा है, इसलिए मुझे फांसी की सजा होनी थी, और जज ने वही किया। डन।